हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज के इस लेक्चर में लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिस्पिरेशन को बिल्कुल कॉन्साइज वे में समझने की कोशिश करते हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो रिस्पिरेशन भी पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, लेकिन रिस्पिरेशन को मैं कंक्लूड करके आपको समझा देता हूँ, है ना। ये वीडियो बहुत काम का है तो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि रिस्पिरेशन होता क्या है। आपने खाना खाया, क्यों? आपको एनर्जी चाहिए ताकि वर्क करें। तो फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ही हम रिस्पिरेशन कहते हैं। तो रिस्पिरेशन को लोग ब्रीदिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। सांस अंदर बाहर लेना ये रिस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीदिंग है। और ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन तो फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने का प्रोसेस है। अब फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है रिस्पिरेशन, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पिरेशन हो रहा है तो वो हो गया एरोबिक रिस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पिरेशन हो रहा है तो वो हो गया एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो हमें ये भी देखना होगा कि एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या फूड को ब्रेकडाउन से क्या प्रोडक्ट बनता है और एनारोबिक में फूड के ब्रेकडाउन से क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एरोबिक रिस्पिरेशन की, तो हमने जो फूड खाया, हमारा फूड क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ पहुंचा? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, और फिर ये 6 कार्बन का ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और 3 कार्बन का 2 पायरुवेट बनता है। क्योंकि 6 कार्बन तो 3 कार्बन के कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं, है ना। अगर ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो इससे 3-3 कार्बन के 2 पायरुवेट बन सकते हैं। तो पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का होता है। तो एक ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है तो पायरुवेट बनता है और थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है, और फिर ये पायरुवेट एंटर कर जाता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुवेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बनती है एनर्जी। तो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, और दोनों स्टेप में क्या प्रोड्यूस हुई? एनर्जी। लेकिन ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस हुई? ज्यादा सेकंड स्टेप में प्रोड्यूस हुई। तो ये एनर्जी का अमाउंट इस एनर्जी से ज्यादा होता है। अब क्योंकि इस रिस्पिरेशन में फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो ये रिस्पिरेशन कैसा हो गया? एरोबिक रिस्पिरेशन। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ ब्रेकडाउन होता है? तो साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन होता है, ये प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तभी हम क्या करते हैं? सांस अंदर बाहर करते हैं। तो ब्रीदिंग के वजह से ऑक्सीजन मिला और ऑक्सीजन की वजह से आपका फूड ब्रेकडाउन हुआ। तो ये है रिस्पिरेशन। लेकिन रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत जो है वो कैसे पूरी हुई? जब आपने ब्रीदिंग की। तो इसीलिए कहता हूं कि ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग होगी तो आप ऑक्सीजन ले पाओगे और उस ऑक्सीजन से आपका फूड ब्रेकडाउन होकर आपको एनर्जी देगा, और ये रहा एरोबिक रिस्पिरेशन। लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट है वो थोड़े अलग हैं। अब एनारोबिक रिस्पिरेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 2 जगह देखने को मिलता है। पहला ईस्ट में। ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? ग्लूकोज को पहले ब्रेक कर देता है पायरुवेट में, लेकिन पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेकडाउन हो जाता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। तो ये रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ, तो ये कैसा रिस्पिरेशन है? एनारोबिक रिस्पिरेशन है। कहाँ देखने को मिला? एक ऑर्गेनिज्म में जिसका नाम ईस्ट है। और इसी एनारोबिक रिस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कह देते हैं, और इसी फर्मेंटेशन से बनाई जाती है इथेनॉल। इथेनॉल को ही हम कहते हैं शराब, है ना, अल्कोहल। तो जो वाइन है, विस्की है ना, बियर है, ये जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक हैं वो अल्कोहलिक ड्रिंक कैसे बनाए जाते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। और इसमें किस ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है? ईस्ट का। ईस्ट को हम
कोई ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स देते हैं। जैसे आपने देखा होगा वाइन अंगूर से बनता है, तो अंगूर एक फ्रूट है, फ्रूट में क्या होगा, कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट। हमने उस कार्बोहाइड्रेट को किसको दिया, ईस्ट को। ईस्ट ने क्या किया, उस ग्लूकोज को या अंगूर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसे ब्रेक डाउन कर दिया पायरुवेट में, और फिर पायरुवेट को ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन कर दिया इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या बना ली, एनर्जी। ये एनर्जी किसने यूज कर ली, ईस्ट ने, और ये इथेनॉल किसने यूज कर लिया, इंसानों ने जो पी रहे हैं अल्कोहल, और बन गया वाइन। तो इस तरीके से ये एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। लेकिन एक एनारोबिक रिस्पिरेशन और दिखाई देता है हमारे मसल सेल्स में। जब हमारी एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, है ना, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए कभी कभी ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। तो जब ऑक्सीजन की लैक होती है, कमी होती है, तो हमारे मसल्स के सेल में एनारोबिक रिस्पिरेशन चालू हो जाता है। वैसे तो हम में आमतौर पे एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, लेकिन जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस वर्क करते हैं, तो हमारे मसल्स के सेल्स में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर वो पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या बनाता है, एनर्जी। और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, और जब ज़्यादा इकट्ठा एक्युमुलेट हो जाएगा तो हमें आते हैं मसल्स में क्रैम्प। आपने देखा होगा, कहते हैं नस चढ़ गई, अचानक रात में सोए थे, पैर की नस चढ़ गई। क्रिकेटर्स को अक्सर क्रैम्प आता है, आपने देखा होगा, है ना। तो वो क्रैम्प किसकी वजह से आता है, लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन की वजह से। और ये लैक्टिक एसिड क्यों एक्युमुलेट हुआ, क्योंकि मसल्स के सेल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन से ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से क्या बना, लैक्टिक एसिड, और साथ ही साथ क्या बनी, एनर्जी। और यही लैक्टिक एसिड क्रैम्प का कारण है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको दोनों रेस्पिरेशन समझ में आ गया। अब जो एनर्जी, ये जो एनर्जी आप देख रहे हो ना, ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये डायरेक्टली यूज नहीं कर ली जाती। ऐसा नहीं है कि एनर्जी बना यूज कर लो। जैसे घर में हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाया तो ऐसा समझ लो कि रोटी बनाकर डायरेक्टली खाया नहीं हमने उसको स्टोर करके फ्रिज में रख दिया। कुछ वैसा यहाँ होता है। ये जो भी एनर्जी बन रही है, ये एनर्जी क्या कर ली जाती है, इसका डायरेक्ट यूज नहीं होता है। जो एनर्जी रिलीज हुई रिस्पिरेशन में, उसका यूज करके क्या बना लिया जाता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये एटीपी मॉलिक्यूल समय समय पर जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यही एटीपी ब्रोक किया जाता है, यानी इसको तोड़ा जाता है, और इससे जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है उसको यूज करके सेल के तमाम एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो एनर्जी सप्लाई कर दी जाती है। तो यानी कि ये जो एनर्जी रिस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, ये डायरेक्टली यूज नहीं होती। पहले इसका यूज करके एटीपी बना लिया जाता है, और फिर जरूरत पड़ने पर एटीपी को तोड़ उससे एनर्जी निकालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे हमने रोटी बनाया, फ्रिज में रख दिया, अब समय समय पे जब भूख लगेगी तो उसमें से 2-2 रोटी 3-3 रोटी निकाल के खाएंगे, ऐसा समझिए। क्लियर। चलिए, अब आपको पता था कि एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हमने पढ़ा ना। एरोबिक रिस्पिरेशन में हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमारे बॉडी में है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। उसको समझ लेते हैं डायग्राम से। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना। ये है नेजल पैसेज जो शुरू हो रहा है नॉस्ट्रिल से, ठीक है। फिर यहाँ से हवा आएगी कहाँ, फेरिंग्स पे। फिर फेरिंग्स के बाद कहाँ आएगी, लैरिंग्स पे। फिर लैरिंग्स के बाद कहाँ आएगी, ये देखिए रिंग्स दिख रहा है आपको, ये आएगी ट्रैकिया पे। तो ट्रैकिया में ये जो रिंग्स होते हैं, ये कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, बोनी रिंग नहीं होते, हड्डियों के रिंग नहीं होते, कार्टिलेज के बने रिंग होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इस पार्ट को कहते हैं क्या, ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया के बाद फिर एयर कहाँ गई, ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो जाता है एल्वुलाई में। और वो एल्वुलाई आपको कुछ ऐसा दिखता है। एल्वुलाई क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि गैसेस का क्या हो सके, एक्सचेंज। तो इसका मतलब
कि जो आपने एयर को इनहेल किया, ब्रीद इन किया, वो एयर ऐसे होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फाइनली वो एयर कहाँ पहुंची? एल्वुलाई में। और उस एयर में क्या है? उस एयर में आपकी काम की चीज है ऑक्सीजन। ठीक है। अब ये जो एल्वुलाई है, इसके अगल बगल बहुत ज्यादा नेटवर्क, कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का बहुत ज्यादा नेटवर्क होता है। ठीक है। तो ये रहा एल्वुलाई। इसके अंदर क्या है? अभी आपने सांस अंदर ली तो एल्वुलाई में आकर क्या भर गई? ऑक्सीजन गैस भर गई। और इस एल्वुलाई के अगल बगल बहुत सारी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। अब ब्लड वेसल्स में क्या आ रहा है? ब्लड वेसल्स में एक तरफ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड वेसल से, कैपिलरीज से आ जाता है कहाँ? डिफ्यूज होकर एल्वुलाई में। और एल्वुलाई का ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्लड कैपिलरीज में। तो यानी अभी तक ब्लड में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। वो चला गया एल्वुलाई में और एल्वुलाई का ऑक्सीजन आ गया ब्लड में। और ब्लड में ये ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा किससे? हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का रेस्पिरेटरी, हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि अपने साथ किसको जोड़ लेता है? ऑक्सीजन को। तो जहां जहां हीमोग्लोबिन जाएगा, जहां जहां ब्लड जाएगा, वहां वहां हीमोग्लोबिन, और जहां जहां हीमोग्लोबिन वहां वहां क्या जाएगा? ऑक्सीजन। तो जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जब ब्लड फैलेगा तो हीमोग्लोबिन भी जाएगा। हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जब हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर टिश्यू, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और फिर वही ऑक्सीजन का यूज करके क्या कर लिया जाता है? पायरुवेट को तोड़कर क्या बना लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और फिर वही एनर्जी का हम यूज करते हैं। अब समझ में आया? तो इस तरीके से हो रहा है ये सारा प्रोसेस। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी एल्वुलाई है वो एक सरफेस प्रोवाइड करती है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, और हमारा जो ऑक्सीजन एल्वुलाई से हमारे ब्लड में आया वो ब्लड के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये ऑक्सीजन एल्वुलाई में, लंग्स में कैसे आएगा? तो उसका एक प्रोसेस है, वो देख लेते हैं। तो अब थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखो। ये देख रहे हो? ये मसल्स दिख रहे हैं? इस मसल्स को कहते हैं डायफ्राम। ठीक है। और ये पसलियां दिख रही हैं, पसलियों के बीच में भी मसल्स होता है। तो हवा अंदर कब जाएगी, हवा बाहर कैसे आएगी, ये भी तो देखना है। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हमारे जो पसलियां हैं ना, रिब्स, वो ऊपर उठती हैं। सांस लो, सांस अंदर लिया आपने तो आपकी पसलियां ऊपर उठी, सीना ऊपर उठता है। तो रिब्स को लिफ्ट करते हैं। और जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे जाता है और नीचे जाने की वजह से वो फ्लैट हो जाता है। तो हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, रिब्स को हम लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं, और इसके कारण हमारा यहाँ का जो थोरेसिक कैविटी है वो बढ़ जाता है। तो थोरेसिक कैविटी बढ़ने के कारण वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर से हवा कम प्रेशर की तरफ अंदर जाएगी और फेफड़े में हवा भर जाएगी, यानी एल्वुलाई में हवा भर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन आकर एल्वुलाई में भर जाएगा। लेकिन जब सांस छोड़नी है, जब हमको ब्रेथ आउट करना है, तो सांस कैसे बाहर, हवा कैसे बाहर निकलेगी? जब अंदर का प्रेशर बढ़े। और अंदर का प्रेशर कब बढ़ेगा? जब वॉल्यूम कम होगा। और वॉल्यूम कम करने के लिए हमारी जो पसलियां हैं जो ऊपर उठी थी वो वापस अंदर की तरफ बेंड होती हैं, मूव करती हैं, और जो डायफ्राम है जो नीचे आया था वो वापस ऊपर चला जाता है ना? ये डायफ्राम जो है, जो कि नीचे आया था, ये वापस ऊपर हो जाता है, कुछ इस शेप का हो जाता है वापस से, यानी ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है। सांस अंदर लेते समय ये नीचे आता है और वापस सांस छोड़ते समय ऊपर चला जाता है। तो पसलियां अंदर आई, डायफ्राम ऊपर गया, तो इसके वजह से थोरेसिक कैविटी क्या हो गया? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आया था ब्लड से, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के कारण एयर के साथ बाहर चला जाएगा जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि ब्रीद इन करते समय
हमारी रिब्स लिफ्ट होती हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। और अगर आप ब्रीथ आउट कर रहे हो तो आपकी रिब्स अंदर की तरफ मूव करेंगी और जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी हुई है तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि ब्रीद इन करते समय क्या होता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन याद रखना है, रिब्स को हम लिफ्ट करते हैं और हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, नीचे जाता है और फ्लैट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आप कितना भी सांस बाहर छोड़ दें ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल, सांस अंदर लिया बाहर छोड़ा, तो ऐसा मत समझना कि बाहर हवा छोड़ने के बाद हमारे लंग्स में हवा खत्म हो गई, नहीं, क्योंकि ये तो आप बहुत जल्दी जल्दी करते हो, सांस ऐसे ले रहे हो, तो फिर हवा तो हमारे लंग्स में बहुत कम देर के लिए रुक रही है। तो ऐसे केस में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो कैसे हो पाएगा अच्छे तरीके से अगर हवा कम देर रुके। उसके लिए हवा को देर तक रुकना पड़ेगा, तभी तो ऑक्सीजन ब्लड में आएगा और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में जाएगा। तो आप कितना भी सांस बाहर छोड़ दो, हमारे एल्वुलाई में, लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ हवा मौजूद रहती है और उसी को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। हमारे लंग्स में, हमारे एल्वुलाइज में हमेशा कुछ ना कुछ हवा हमेशा प्रेजेंट होती है। क्यों? रीजन अगर पूछ ले तो रीजन ये है कि अगर हवा मौजूद रहेगी तो गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपरली हो पाएगा, गैसेस के एक्सचेंज के लिए सफिशिएंट टाइम रहेगा। और अगर जल्दी जल्दी होगा तो फिर अगर हवा प्रेजेंट नहीं रही तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा गैसेस का एक्सचेंज होने में। तो सफिशिएंट टाइम मिल सके इसलिए हमेशा थोड़ी बहुत हवा हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहती है, जिसको कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो हमने हवा अंदर लिया, ब्रीथ इन किया, ऑक्सीजन लंग्स में आया, लंग्स के एल्वुलाई से वो कहाँ आ गया? ब्लड में। ब्लड में आकर वो हीमोग्लोबिन से जुड़ गया। फिर हीमोग्लोबिन के साथ जब ब्लड को हार्ट पंप कर रहा है, दिल ब्लड को पंप कर रहा है, तो ब्लड फैल रहा है, तो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन भी फैलेगा और अपने साथ ऑक्सीजन को भी ले जाएगा और कहाँ दे देगा? टिश्यू में, यानी सेल्स में। और फिर सेल्स में क्या होगा? सेल्स में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो ऑक्सीजन पहुंच गया सेल्स तक, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया तक, और फिर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो आई होप कि अब आपको सारा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी के इस लाइव प्रोसेस चैप्टर का ये जो टॉपिक था इसको मैंने इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब आप एनसीईआरटी पढ़कर सारे कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो और आप फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।